हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं सोशल ज्योग्राफी में, उनके बारे में। जो कंसेप्ट्स सोशल ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं और समझाए जाते हैं या समझे जाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है सोशल डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोल सकते हैं सामाजिक विभिन्नता या अंतर। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज द डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड पर्संस ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। जब भी हम बहुत से जो सामाजिक ग्रुप हैं या उसमें रहने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके बीच पे डिस्टिंक्शन करते हैं, उन्हें हम भिन्नताएं लाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, उनके शारीरिक आधार पे, उनके फिजियोलॉजिकल आधार पे, या फिर जो सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स हैं, सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर जो भी डिस्टिंक्शन बनती है सामाजिक समूहों के बीच में, उसे सोशल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी और सोशल ग्रुप्स। जब भी समाज में जो व्यक्ति है उनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं या फिर सामाजिक समूहों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, उसे सोशल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब ये जो सोशल सोशल डिफरेंशिएशन है, ये कई आधारों पे हो सकता है, जैसे सेक्स, एज, रेस या नेशनैलिटी के आधार पे। मान लीजिए स्त्री पुरुष, या फिर एज के आधार पे, जो हम बोलते हैं कि यंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, या फिर रेस के आधार पे, या फिर नेशनैलिटी के आधार पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें सोशल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। It determines the unequal distribution of critical resources, including natural, socio-economic, and cultural resources, leading to the establishment of rank hierarchies within and between households, communities, regions, nations, and societies. अब ये जो डिफरेंशिएशन होती है, ये जो डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज है, जो बहुत ही मूल्यवान संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो सामाजिक और आर्थिक है या सांस्कृतिक है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, असमान डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसकी वजह से जो या तो घरों के अंदर या समूहों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, या आपके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें, या फिर भिन्न भिन्न देशों में, या फिर सोसाइटीज में, जो आपकी रैंक हायरार्कीज हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है या वो जन्म लेती हैं। रैंक हायरार्कीज मीन्स जब आप रैंकिंग के आधार पे किसी चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इस डिफरेंशिएशन के क्या बेस हो सकते हैं, क्या क्या इसके आधार हो सकते हैं? तो सबसे पहले पोजेशन। जैसे कि हमें पता है कि सभी जो कम्युनिटीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके पोजेशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे समूह हैं जिनके पास जो ये पोजेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जबकि कुछ ऐसे समूह हैं जिनके पास वो बहुत कम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी अनइक्वल। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही इस सोशल डिफरेंशिएशन को जन्म देता है। उसके बाद क्वालिटीज। जैसे हमें पता है कुछ गुण, क्वालिटीज, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, करेज, लॉयल्टी, सेल्फनेस एंड अदर इंटरनल क्वालिटीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन क्वालिटीज के आधार पे भी लोगों का अलग अलग रैंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोशल डिफरेंशिएशन उत्पन्न होती है। उसके बाद परफॉर्मेंस। It refers to the execution of a task in a given time and under a given situation. ये कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पे सोशल डिफरेंशिएशंस होती हैं विद इन द कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप्स। इसके बाद जो आपका सेकंड कंसेप्ट है दैट इज सोशल एवोल्यूशन। सोशल एवोल्यूशन का मतलब होता है सामाजिक तरह से किस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो चीजों में विकास हुआ। इट इज द चेंज ऑफ कल्चर एंड सोसाइटीज ओवर टाइम। जब भी संस्कृतियों में या समाजों में समय के साथ साथ जो चेंज होते गए, उसे कहते हैं सोशल एवोल्यूशन। जैसे हम अपने समाज को देखें, जिन समाजों में हम रहते हैं, उन समाजों में ही जो अभी एवोल्यूशन है वो हमने ही अपने लाइफ स्पैन में काफी कुछ देख लिया। तो जो चेंजेस होता है ओवर द टाइम, दैट इज सोशल एवोल्यूशन।
It refers to the gradual and continuous change in social structures, behaviors and institutions over time. अब सोशल एवोल्यूशन में हम किन चीजों को इंक्लूड करेंगे? जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल बिहेवियर्स है या सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें जो धीरे धीरे और कॉन्टिन्यूस रूप में जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो सोशल एवोल्यूशन कहा जाता है. Development and transformation of societies through advancement in technology, shifts in cultural norms, alteration in political and economic systems. अब ये जो चेंजेस हैं ये कैसे हो सकते हैं? जैसे कि जो आपके समाज हैं उनमें टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, उसके बाद जो संस्कृतियां हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जो आपके सामाजिक या आपके राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम है उनमें बदलाव आता है, तो वो सोशल एवोल्यूशन को लाता है, उत्पन्न करता है. इट इज ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो तकनीकी विकास होते हैं, जो इनोवेशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, वो सोशल एवोल्यूशन को लाते हैं, धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं सोसाइटीज में. या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, युद्ध होते हैं, या फिर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं उनमें भी जब धीरे धीरे परिवर्तन आता है तो सोशल एवोल्यूशन होते हैं. सोसाइटीज अडेप्ट एंड इवॉल्व टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स. जब भी जो समाज होते हैं वो आंतरिक या बाह्य रूप से जो प्रेशर होता है उसके साथ अपने को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने को ढाल लेते हैं, को ढालते हैं, तो दैट इज सोशल एवोल्यूशन. अब नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है दैट इज सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो समाजों में बदलाव आता है और जो उन्हें चेंजेस आते हैं. चेंज इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन एंड मॉरल एट्रीब्यूट्स. जब भी समाजों में जो उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक रूप से या उनके जो नैतिक एट्रीब्यूट्स हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, दिस चेंज कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ग्रेजुअल और ऑल ऑफ अ सडन. अब ये जो चेंजेस है ये तो या तो मनुष्य के द्वारा बनाए हो सकते हैं या फिर नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, ये धीरे धीरे हो सकते हैं या फिर एकदम से हो सकते हैं. इट कैन बी इम्पोर्टेंट और मीनिंगलेस. दीज चेंजेस कैन बी इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं या उनका कोई मीनिंग नहीं हो सकता. यूनिवर्सल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है सोशल चेंज की या ट्रांसफॉर्मेशन की, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. ये हमें पूरे ग्लोब में देखने को मिलेंगी. चेंजेस अफेक्ट द होल सोसाइटीज. अब इनके द्वारा जो चेंजेस आते हैं वो पूरे के पूरे समाजों को अफेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप को करेंगे या किसी एक सोशल ग्रुप को करेंगे. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कल्चरल, सोशल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड द वे पीपल लिव एंड थिंक. जब भी जो लाइफ के सब पक्ष हैं, एस्पेक्ट हैं, जैसे सांस्कृतिक, सोशल रिलेशंस, समाज और उनका अर्थव्यवस्थाएं और लोगों का सोचने समझने का तरीका, उनमें जब पूरी तरह से चेंजेस आ जाता है, उनमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. There can be many changes like demographic, cultural and economic. Because of many material and non-material needs of man, these changes occur. अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती क्यों है, जो समाज है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगी? तो इसके पीछे भी बहुत से आपके मटेरियल या नॉन मटेरियल नीड्स, मनुष्य की बहुत सी जो मटेरियल और नॉन मटेरियल नीड्स हैं वो इन ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के कारण होते हैं. और इसकी वजह से किसी भी समाज की डेमोग्राफी, वहां की संस्कृति और वहां का जो आर्थिक परिवेश है उन्हें बदलाव आते हैं. अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग का कंसेप्ट है, इट इज अ वेरी होलिस्टिक कंसेप्ट. इसमें हम बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उनको ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत से अलग पक्षों को अब देखते हैं. इसमें फर्स्ट है एज अ कंडीशन इन विच नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इज सेटिस्फाइड. जब हम कहते हैं कि किसी भी जनसंख्या की जो नीड्स हैं और उनकी जो वांट्स हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं,
तो उसे जो है वो सोशल वेलबींग कहा जाता है। अब हमारे मन में ये सवाल हो सकता है कि नीड्स एंड वांट्स तो बहुत सारी हैं, पर ये जो नीड्स एंड वांट्स हैं ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमें सभी को पता है कि क्लोथ, फूड एंड शेल्टर। उसके अलावा अलग अलग जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग है। तो उन सबको जब पूरा कर लिया जाता है तो दैट इज द स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग। The study of social well-being in geography is the inevitable result of the movement which started in 1970s। 1970 के दशक में जो है वो सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में जो इंक्लूड हुआ। वियतनाम वॉर हो रहा था उस टाइम, अर्बनाइजेशन हो रही थी, तो उसके कारण जो सोसाइटीज में अलग अलग चीजें हो रही थी उसके कारण सोशल वेलबींग का कंसेप्ट जो है वो ज्योग्राफी में धीरे धीरे इंक्लूड हुआ, सोशल ज्योग्राफी में। It refers to the assessment and measurement of the quality of life, happiness, and overall welfare of individuals and communities within a specific geographic context। जब किसी एक जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो लोगों की लाइफ है उसमें क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वहाँ हैप्पीनेस कैसा है या ओवरऑल वेलफेयर कैसी है इंडिविजुअल्स की और कम्युनिटीज की, तो उसे सोशल वेलबींग कहा जाता है। इट इज द कंसेप्ट दैट गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी and takes into account the social, cultural and environmental dimensions of well-being। इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही इंक्लूड नहीं करते बल्कि जो सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल डायमेंशंस हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें सिर्फ जो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, हाउसिंग, सोशल रिलेशनशिप, सेफ्टी एंड एक्सेस टू एम्यूनिटीज, अगर हमें सोशल वेलबींग देखनी है किसी भी सोसाइटी की तो हम इन इंडिकेटर्स को लेकर सोशल वेलबींग को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट लिमिटेड। हम इसके अलावा भी अगर हमें लगता है कि किसी और इंडिकेटर को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। Social geographers use various indicators and matrices to assess these dimensions। इन सब dimensions को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे indicators हैं। Incorporates both objective measures and subjective measures to capture people's experience, perceptions and feelings about their well-being। इस जब भी वेलबींग कैलकुलेट करना है तो बहुत सारे क्वांटिटेटिव डाटा भी हैं जो लिए जाते हैं और बहुत से क्वालिटेटिव असेसमेंट भी है जो लोगों का एक्सपीरियंस, वो क्या सोचते हैं और उनके वेलबींग के बारे में किस प्रकार की फीलिंग्स हैं उनको कैलकुलेट करता है। Well-being is not evenly distributed across geographic areas। There are spatial variations in well-being due to factors such as geography, urban-rural divides and regional disparities। जो well-being है वो हमें पता है कि जो geographically है that is very uneven distributed। कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें पता है कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो ही रही है, उसके अलावा जो अदर इंडिकेटर्स हैं वो भी पूरी तरह से वहां फुलफिलमेंट है, जबकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती हैं। तो जो वेलबींग है दैट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, वहां की ज्योग्राफी, वहां का रूरल अर्बन एरियाज और वहां की जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकते हैं हम या अलग चीजों में, वो इस सबके पीछे कारण होता है। It explores how the characteristics of a place or community impact the well-being of its residents। Social well-being क्या बताता है कि किसी भी प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक वहां की जो रहने वाले लोग हैं, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी वेलबींग को किस प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन ज्योग्राफी एंड द वेलबींग ऑफ इट्स residents। It focuses on issues of social justice and equity, identify and address disparities in well-being related to factors like income inequality, discrimination and access to resources। इसमें हम जो आय में असमानताएं होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है और access to resources हैं, उनमें जो हम डिस्पैरिटीज को जब देखते हैं तो वो सोशल वेलबींग के अंडर ही आता है।
It is a holistic concept that seeks to capture the complex interplay between physical and social environment and individual and community welfare. जब हम किसी भी इंडिविजुअल या वहाँ की कम्युनिटी की वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट से किस प्रकार से इंटरप्ले हो रहा है उनके बीच में, या किस प्रकार से वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो सोशल वेलबींग के कंसेप्ट के अंदर आता है. इट एक्नॉलेजेस दैट वेलबींग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, एंड दैट these factors are often interconnected with specific geographic context. तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि जो सोशल ज्योग्राफी है उसमें जो ये वेलबींग का कंसेप्ट है, ये बहुत से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स को साथ लेके काम करता है या पढ़ता है, और बाद में ये डिस्कस करता है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, जब हम ज्योग्राफी और जब हम वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में संबंध को देखते हैं, एनवायरनमेंट वहाँ का हो गया फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों तरह का एनवायरनमेंट, वो वहाँ के जो सोसाइटीज हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, उनकी वेलफेयर को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, तो ये सोशल वेलबींग का कंसेप्ट आता है. थैंक यू दोस्तों. आज के इस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो सोशल ज्योग्राफी के, उनके बारे में डिस्कस किया, समझा और पढ़ा. ये जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, या फिर जहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी आती है आपकी, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के यूपीएससी में, उनके लिए ये कंसेप्ट जो हैं वो सोशल ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है. आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं उनको व्यू करें. बाकी इस चैनल के साथ बने रहें. ज्योग्राफी के अदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे या टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो इन वीडियोस के द्वारा शेयर किए जाएंगे. थैंक यू.